पीस टॉक्स को लेकर वाशिंगटन क्या सोच रहा है, इसके साथ साथ तेहरान में क्या सोच है, थिंक टैंक्स क्या इस वक्त बैन कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है कौकब फरचूरी साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं, चीफ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के, वाशिंगटन डीसी से ही हमें ज्वाइन किया है। और साथ में आईआर एक्सपर्ट मंसूर जाफर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो कौकब साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कैसे हैं? पहली दफ़ा आपसे बात हो रही है। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं? हम ठीक ठाक है, खैरियत से। सर, वाशिंगटन मरकज़ निगाह बना हुआ है और सब ये कह रहे हैं कि क्या समझ ही नहीं आ रहा, कभी कोई बयानात आते हैं, कभी किसी किस्म के बयानात आते हैं, कैरेट एंड स्टिक चल रहा है। आप कुछ वाजे कर पाएंगे कि क्या हो रहा है इस वक्त? थिंक टैंक्स क्या सोच रहे हैं? जी सब लोग इसी मसले का शिकार हैं कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि देखिए जंग शुरू करने का फैसला सदर ट्रंप का था। उनके बकौल वो कहते कि उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्जी और मंशा से ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया। फिर जंग बंदी का ऐलान भी उन्होंने ही किया, फिर मुज़ाकरात का ऐलान भी उन्होंने ही किया। मुज़ाकरात कहाँ होंगे इसका फैसला भी उन्होंने किया। मुज़ाकरात में सालिस का किरदार कौन अदा करेगा, वक्त का तयन, जगह का तयन, सब कुछ उन्होंने किया। और फिर उसके बाद जब मुज़ाकरात बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि द आईज आर डॉटेड एंड द टीज आर क्रॉस्ड, सब कुछ तय है, अब सिर्फ मुआहदे पे दस्तखत होने हैं, तो ऐसे में फिर उनकी तरफ से ब्लॉकेड का ऐलान आ गया। फिर अब उन्होंने ये भी कह दिया साथ ही कि ईरान पर, जैसे कि अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे, कि बॉम्ब्स गिरने शुरू हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर थिंक टैंक्स की आप बात करें या जो मुबस्सिरीन की, मीडिया की, वही कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें सदर ट्रंप के जहन में ये सिनेरियो है भी, वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर ईरान डील पर आमादा नहीं होता तो वो हमला दोबारा से शुरू कर देंगे। तो ये बात सिफारती ज़राए से ईरान को कहलवाई जा सकती थी। पब्लिक पोस्टरिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब पब्लिक पोस्टरिंग एक तरफ से होती है तो जाहिर इट्स कंटेजियस, फिर वो कैच ऑन करती है, दूसरी साइड भी फिर उसको लेके आगे चलती है, तो इससे मामला थोड़े से खराबी की तरफ जाते हैं। तो वसूख से सदर ट्रंप का क्या सोच रहे हैं, उनका जहन पढ़ने का कोई दावा नहीं कर सकता। और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है उनकी, मतलब एक बयान में, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है उनका जो बयानिया है। जी, तो सर ये बताइएगा कि लोगों का जो है इसमें कितना प्रेशर है ऑन ट्रंप। और जी क्या किससे हम बात करें? जी मंसूर साहब से भी कभी हम शामिल हैं, गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मंसूर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मंसूर साहब से बताइएगा कि कितना आपको लग रहा है कि पब्लिक का प्रेशर है और ऑपोजिशन का प्रेशर है, जर्नलिस्ट जो है, मीडिया का प्रेशर है ऑन ट्रंप, और क्या वो उनसे फर्क पड़ेगा या नहीं? ट्रंप साहब को जी अगर फर्क पड़ता है तो उनके एक नाम नहाद जो मेगा बेस है उसके दबाव का फर्क पड़ता है, लेकिन वो भी इस वक्त जो है लगता है डिवाइडेड ख्याल हो रहा है, क्योंकि जिस नौयत की पॉलिसी, जिस नौयत की स्टेटमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज देते हैं, ये तो उस मेगा बेस को बड़ा अपील करती है और वो इस पर बड़ा रिजॉइस करते हैं, बड़ा खुशियां मनाते हैं। अगर कोई उनको परेशानी हो सकती है तो डेमोक्रेट्स की तरफ से हो सकती है, उनके मुखालफिन की तरफ से हो सकती है, लेकिन उनके पास अभी फिलहाल कोई हाथ में ऐसी चीज टेंजिबल है नहीं कि जिसके नतीजे में वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को हकीकी मानों में कोई नुकसान पहुंचा सके, इल्ला ये कि मिड टर्म का इलेक्शन आए और उसमें वो अपना एक जो जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ जो है एक जो उनके हक में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो खराब किया जा सके। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिस तरीके की उनकी तर्जुमान कह चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ अपने आप से डरते हैं और उनके फैसले उन्हें पता होते हैं उन्हें क्या करना है और कब करना है। सबसे बड़ा अलमिया ये है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस लीथल हथियार को सोशल मीडिया के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है, वो बजाय खुद एक, मैं समझता हूँ उनके ना तो मनसब के शाया निशान है और ना ही जो मैसेजिंग वो करना चाहते हैं उसके लिए ये कोई डिजायर्ड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनके पास जितने बड़े चैनल्स मौजूद हैं इस नौयत की बात पहुंचाने के लिए, पैगाम रसानी के लिए, वो बजाय उनको एक्सप्लॉइट करने के पूरी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, उनका फॉरेन ऑफिस मौजूद है, मीडिया मौजूद है, लेकिन खासतौर पे जब वो इस नौयत की चीज़ें सोशल ट्रूथ और फिर उसमें एक तरफ वो उम्मीद पैदा करते हैं और दूसरी तरफ वो साथ एक लाठी भी हाँकते हैं, उसके साथ हाँकने की कोशिश करते हैं, उससे जो फरीके मुखालिफ है वो यकीनन बिदक जाता है। और बिलखुसूस ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके साथ उसका बदअतमादी का पिछले 5 दहाइयों का ताल्लुक है, वो एक दिन में मेकअप नहीं हो सकता। उसके लिए तो जितने ज्यादा CPM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स या इस नौयत के जो गुडविल जेस्चर्स हैं वो दिखाए जा सके, उतना ही बेहतर अंदाज में ईरान को अपने टर्म्स पे लाया जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद चीज़ों को बजौर ताकत, बजौर शमशीर हल करने के ज्यादा माइल दिखाई देते हैं, अगरचे उन्हें आज तक इसमें कोई कामयाबी तो नहीं हुई। माजी में भी उन्होंने 2 जंगें जो है इसी नौयत की कर ली हैं, ईरान के खिलाफ भी
اور اس سے پہلے ان کے جو پریڈیسیسر ہے وہ بھی یہی طاقت اور دھونس اور دھاندلی موزہ مجھے بتائیں کہ کیا مذاکرات ہوں گے، اس کا آغاز ہوگا، دونوں ڈیلیگیشنز آئیں گے، آپ ابھی یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں آج صبح، کیا یہ کہہ سکتے ہیں ہم حتمی طور پر کہ یو ایس سے بھی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ایران سے بھی آ رہا ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے ڈیلیگیشن کے حوالے سے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہی ایک بڑی اٹرنی جاری کی ہے کہ وہ چل پڑیں گے یا چل پڑے ہیں، لیکن ایران کے حوالے سے ابھی چیزیں ذرا ڈولڈرم میں ہیں۔ امید یہی کی جا رہی ہے، پاکستان جس انداز سے بڑا ایک ہیکٹک ڈپلومیسی میں انگیج ہے اور ایران کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے کہ وہ مذاکرات میں شریک ہو، اور دیگر ممالک بھی جو اس چاہ رہے ہیں کہ اس جو دوسرے راؤنڈ میں حقیقی معنوں میں کوئی پیس ڈیل کنکلوڈ ہو جائے، وہ بھی ایران کو اپنے اپنے چینلز کے ذریعے جو ہے وہ اس مذاکرات میں شرکت کی۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہر لمحے ہر تبدیل ہوتے ہوئے لمحے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک نیا مطالبہ، ایک نئی پیش رفت جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں، اس سے پھر وہی جو ایک اعتماد کی فضا بنی ہوتی ہے وہ دوبارہ سے خراب ہوتی ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ اس وقت امید قوی ہے کہ اس وقت ایرانی ڈیلیگیشن بھی مذاکرات میں شریک ہوگا۔ I think sir he's enjoying the power and the reactions that he gets from one tweet کہ ایک چیز کی تو اس سے مارکیٹ کہاں پہنچ گئی، یہ دیکھیں دوسری ملکوں کے ٹویٹس آنے شروع ہو گئے، تو وہ جو پاور اور وہ جو ریئیکشن ہے نا I think it's entertaining for him۔ کوکب آپ بتائیے اس بارے میں۔ جی بالکل، دیکھیے ہی گیٹس اے کک آؤٹ آف اٹ، اور یہ وہ ان کا لگ رہا ہے جی اصل میں ان کا اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ پوری زندگی ان کی اسی طرح رہی ہے، پبلک ایکسپوجر ان کو بہت زیادہ ملا ہے اور ہی تھرائیوز آن اٹ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کی پبلک میں تعریف ہوتی ہے کچھ لوگ بلش کرتے ہیں، امبیرس فیل کرتے ہیں تھوڑا سا، لیکن وہ بہت زیادہ تھرائیو کرتے ہیں، ان کو اسپاٹ لائٹ میں رہنا پسند ہے اور ان کی پوری زندگی اسی میں گزری، اور ظاہر ہے ان کی افتاد تباہ اسی طرح کی ہے، ہم اپنے ایکسپیرینسز کا ہی پروڈکٹ ہوتے ہیں۔ تو صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ تجزیہ خاصی حد تک بالکل حقیقت سے قریب ہے کہ ان کو وہ اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کہہ سکتے آؤٹ آف اٹ۔ لیکن جہاں تک جب اس سے پہلے کی جو ان کی زندگی تھی جب وہ صدر نہیں بنے تھے، اس میں اور آج کے معاملات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس وقت ان کے پاس جو ذمہ داری ہے، جو پوزیشن ہے، ان کا ایک ٹویٹ معاملات کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتا ہے، پینڈولم اتنی بری طرح سے سوئنگ کرتا ہے، پوری دنیا اس وقت جسے کہنا چاہیے ٹینٹر ہکس پر ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی تصفیہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اگین ایز اے سیڈ کہ یا تو ان کی کنسسٹنٹ پوزیشن ہوگا، وہ کہیں کہ وہ حامی نہیں ہیں امن کے، وہ صرف اور صرف جنگ کریں گے، وہ صرف اور صرف بومب برسائیں گے، وہ مذاکرات کے حامی نہیں ہیں۔ ایک لمحہ یہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے دائی ہیں امن کے اور ان سے زیادہ امن کوئی چاہتا نہیں ہے، وہ نوبیل پیس پرائز حاصل کرنے کے متمنی بھی ہیں، وہ اس بات کا بہت زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے جنگیں بند کرائیں اور وہ اس جنگ کو بند کرانے کا بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے اتنا کوئی ایک ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آ جاتا ہے کہ جس سے پھر یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ معاملات پھر بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے مجھے بتائیں کہ این بی سی کا جو سروے ہے جس میں 63% لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف دکھائی دے رہے ہیں، خیر اب یہ سروس پہ بھی اب مصدقہ طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کی جو واشنگٹن میں لوگوں سے بات ہوتی ہے، آپ کو کیا فیل آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولرٹی کم ہو رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ؟ دیکھیے جو ان کی ریٹنگ بالکل اس میں کمی آ رہی ہے، ڈراپ ہو رہی ہے، لیکن اس کا واحد سبب یہ جنگ نہیں ہے۔ امریکنز اس جنگ سے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ نہیں ہیں، اس حد تک تو ضرور ہے کہ اس کے بعد سے آئل کی پرائسز گیس پرائسز، جس کو یہاں پیٹرول جو پاکستان میں کہتے ہیں یا گیس کہتے ہیں، اس کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انہیں ہرٹ کر رہی ہے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بھی ان کی جو اپروول ریٹنگ تھی وہ نیچے آ رہی تھی، اور یہ ہوتا ہے، یہ پریزیڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بل کلنٹن کا دور یاد ہو، اس اسٹیج پہ ان کی ریٹنگ بھی کم تھی، صدر اوباما کی ریٹنگ اتنی کم نہیں تھی، ان کی اور دیگر بھی وجوہات تھیں جو یہاں پر ریٹنگ ان کی گر رہی تھی۔ اس جنگ کے بعد ان کی ریٹنگ میں مزید کمی آئی ہے، انہیں اس جنگ سے اگر آپ اپروول ریٹنگ کی بات کریں نقصان ہوا ہے، ریپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم میں شکست کا اب زیادہ اندیشہ ہو گیا ہے اس جنگ کے بعد۔ تو یہ جنگ ان پاپولر تو بالکل ہے، لیکن اس کے اسباب مختلف ہیں۔ امریکنز کی جنرلی بھی وہ فارن پالیسی سے بہت زیادہ اتنا ایموشنلی اٹیچڈ نہیں ہوتے جتنا پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو اس وقت اس جنگ سے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ تو ایک تو یہ انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے، اور دوسری جو گیس پرائسز ہیں، ان دو چیزوں کے سبب یہاں جو رہنے والے امریکنز ہیں وہ جلد از جلد اس جنگ کا تصفیہ چاہتے ہیں، اور اس لیے ظاہر ہے وہ براہ راست ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگ ہے اس کو متاثر کر رہا ہے۔ منصور صاحب بتائیے گا کہ پاکستان کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑی ہے ان دونوں کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لانے کے لیے کہ تاکہ کوئی حتمی کانٹریکٹ ہو، فیصلہ ہو اور یہ جنگ جو ہے رک جائے؟
यकीनन अगर आप पहले मरहले को थोड़ा रिकॉल करें तो आपको इल्म में होगा कि इसी नौइयत की तहजीब मिटाने की धमकियां जो है, ईरान को ख़त्म करने की धमकियां डोनाल्ड ट्रंप साहब दे चुके थे और दुनिया उस रात जो है सांस रोके बैठी थी कि चंद घंटे रह गए थे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने यकीनन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक ट्वीट में रिक्वेस्ट की गई कि इस उनके मुकदमे को इस केस को मौखर किया जाए और कोई बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। तो उसके बाद यकीनन फिर एक ओपनिंग पैदा हुई और उस दिन से ही पाकिस्तान की बड़ी एक्टिव डिप्लोमेसी जो है वो इस पूरे मसले को हल करने के लिए फ्रॉम कैपिटल टू कैपिटल है वो जारी है। और आपने देखा कि उसके नतीजे में ही एक सीज़ फायर हुआ और उस सीज़ फायर का अब यकीनन फिर एक डी-डे करीब आ रहा है। तो कॉको फरशौरी साहब तो उन मुतासरीन में शामिल हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस्ताद तबा का निशाना बने हैं, ख़ासतौर पे उनका वो इदारा वॉइस ऑफ अमेरिका जो उनकी एक जुम्बिश कलम से जो है वो बंद कर दिया गया बगैर देखे कि उसकी कितनी बड़ी तारीख है और कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी अमेरिकन उस राय आमा को तश्कील देने के लिए। और और फिर इसी तरीके से अब ये जो अगला मरहला है लग यही रहा है कि ये जो पोस्टरिंग इस वक्त दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब उसका मकसद भी शायद इसी नौइयत का कोई एक बहाना तलाश करना है कि जिसको बेस बना के कि इस वक्त दुनिया मुझे रिक्वेस्ट कर रही है और दुनिया मेरे यानी एक लिहाज से मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी है कि जी आप इस सीज़ फायर जो एक्सटेंड कर दीजिए। ईरान मिन्नत कर रहा है, पाकिस्तान मिन्नत कर रहा है, दीगर वर्ल्ड कैपिटल से उनको रिक्वेस्ट आ रही है। तो इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसी फेस सेविंग चाह रहे हैं कि जिसके नतीजे में उन्हें कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि जिसके नतीजे में वो इस सीज़ फायर को, क्योंकि देखिए अगर वो इस डेडलाइन को मीट नहीं करते हैं इसके लैप्स होने के बाद तो फिर उनकी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा। फिर उन्हें इसी अंदाज से लोग समझेंगे कि ये गिदड़ बकरियां हैं और ये इसी नौइयत की बड़के मारते हैं। फिर उसके बाद खुद ही जब वो कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिलता उन्हें तो फिर खुद ही अपना ट्रैक तब्दील कर लेते हैं। ये मैं समझता हूँ उनके लिए इंतहाई फर्टल होगा। उनके इमेज तो खैर जैसा उनका ख़राब हो ही रहा है, लेकिन ये उनको हकीकी मानों में नुकसान पहुँचा सकता है। और ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त दोबारा वही मरहला आ गया है। खुदा ना करे कि इस वक्त वो उस अपने अज़्म को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए मायल हों और उसके लिए अहकामात दें। अगरचे दोनों फरीक इस वक्त अपनी अपनी उंगलियां जो वो ट्रिगर्स पे रखे बैठे हैं कि किस वक्त जो है उन्हें अहकामात मिले और वो इस जंग को दोबारा से शुरू कर दें। इस वक्त अमेरिका के पास यकीनन नुकसान पहुंचाने की ताकत है, उसके मिलिट्री माइट है, लेकिन ईरान के पास यकीनन एक रेजिलियंस है, रेजिस्टेंस है। तो माजी में भी ये सारे अटैक्स को अपने सरों पर बर्दाश्त करते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी शायद एक लंबे अरसे तक उनका जो तजर्बा है जंग लड़ने का अपने अवाम को कैरी और कौकब इसको कैसे देखा जा रहा है वहाँ हल्कों में कि जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से, यूरोपीय ममालिक की तरफ से जो तनकीद की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बज़ाहिर नेटो हमेशा साथ रहा लेकिन अब नहीं है, और इसराइल से तिजारत इटली की तरफ से ये कहा जा रहा है, फिर स्पेन ने कह दिया, ऐलान कर दिया है, तो इस पर कोई तशवीश है यूएस में कि ये क्या हो रहा है? पहली दफा हो रहा है ऐसा? नहीं, असल में देखिए सदर ट्रंप के दौरे सदारत में इससे पहले अगर आपको याद हो जो टैरिफ का मामला था उसमें भी जो इनके यूरोपियन अलाइज हैं उनके साथ बहुत जबरदस्त इनका तनाज़ा बन गया था। और जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस जिनको यहाँ कहा जाता है अमेरिका में, जो कि रिवायती तौर पर, और हम जानते हैं कि अमेरिका तारीखी तौर पर उन्हीं लोगों ने बनाया है जो यूरोप से यहाँ आए थे, तो इसलिए इनका एक बहुत गहरा ताल्लुक है। और सदर ट्रंप के जो शुरू में के ही दौर में जब उनका दौर शुरू हुआ था, जब उन्होंने टैरिफ्स की बात की थी और फिर बहुत बुरी तरह से उन्होंने लताड़ा था अपने यूरोपियन एलाइज को, और उस वक्त भी एक दरार आ गई थी। इस दफा मामला ज्यादा संजीदा हो गया है क्योंकि मामला डिफेंस पर आ गए हैं। लेकिन जाहिर है यूरोपियन कंट्रीज ये कहते हैं कि जो हमारा नेटो का मुआहदा है वो दिफाई मुआहदा है, वो सूरत में है कि अगर आप पे कोई हमला करेगा, और फिर जाहिर है 9/11 हमें याद है जब अमेरिका पर हमला हुआ था उस वक्त नेटो ने ज्वाइन कर लिया था ये कह के कि एक एलाई पे हमला, तमाम जो नेटो एलाइज उन पर हमला है। इस दफा ये कहते हैं इट्स अ वॉर ऑफ चॉइस, आपने खुद चूज किया है हमला करना, इसलिए हम पर ये लागू नहीं है कि हम जो नेटो का वो आर्टिकल है जिसके तहत एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। अमेरिका के जो अवाम है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उनकी कोई बहुत ज्यादा जज्बाती वाबस्तगी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज से नहीं होती है। वो फॉरेन पॉलिसी से अपने आप को रिलेट करते हैं उस वक्त जब कोई बहुत ही टेंजिबल टर्म्स में कुछ चीजें हो रही हैं, जैसे कि इस दफा बहुत अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो ऊपर जा रही हैं। हाँ, 9/11 की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 9/11 उसके 2 बरस के बाद ही इराक की जब वॉर हुई थी उसमें अमेरिकन बहुत ज्यादा डिटैच्ड थे, वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं फील कर रहे थे। लेकिन 9/11 के बाद जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ था तो लोग बहुत ज्यादा गंग-हो थे यहाँ पे। तो इसलिए इस वक्त अगर आप अमेरिकन पब्लिक के सेंटिमेंट की बात करें, पीपल नॉट दैट गंग-हो,
लेकिन हाँ, जो उनकी पॉकेट बुक हर्ट हो रही है गैस प्राइसेस की वजह से, उसकी वजह से उनको इस जंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। जी, तो मंसूर साहब बताइएगा कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जी बड़ी फेक न्यूज़ आ रही है मीडिया में, वो जो है बड़ा डैमेज कर रही है नेगोशिएशंस को, लेकिन फिर ईरान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जी फेक न्यूज़ तो आ ही इनकी तरफ से रही है, ट्रम्प की तरफ से, तो ये क्यों कह रहे हैं कि जी कोई और डाल रहे हैं? असल में तो इनकी खबरें एक लम्हे कुछ, अगले लम्हे कुछ और। जी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब असल में मीडिया से अमूमी तौर पर नाराज ही रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी इशारा किया कि वो खुद अपने स्टेट टीवी को भी अपनी एक ही इंतजामी हुक्म के तहत जो है वो उसका बोरिया बिस्तर गोल कर चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उस मीडिया को पसंद करते हैं जो उनके गुण गाए और उनको एक लिहाज से बड़ा हीरो के तौर पे पेंट करे। लेकिन इनका इशारा किस फेक न्यूज़ की तरफ है मंसूर साहब? मतलब कौन सी फेक न्यूज़ है जो इनको इरिटेट कर रही है, जो ये इनको पसंद नहीं आ रही? हर सर्वे जिसमें उनकी हर वो सर्वे जिसमें उनकी रेटिंग गिरती हुई दिखाई जाए। अच्छा, रेटिंग वाला इशू के जिसमें उनका एक हर वो मामला के जिसके नतीजे में जो उनकी अपोजिशन जो है उनकी एक ओपिनियन दुनिया के सामने आए और वहां लगे कि इस वक्त उनके खिलाफ हकीकी मानों में इंटरनली जो है वो महाजराई हो रही है या महाज बन रहा है, वो तमाम चीजें उनके नजदीक फेक न्यूज है। वो तो बड़े बड़े चैनल्स का नाम लेके पब्लिकली अपने व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में एक लिहाज से शटअप कॉल के तौर पे भी बात करते हैं, और बाज़ औक़ात तो आपने देखा कि उनको वहां से उनके दाखिले पे पाबंदी तक लगा दी गई, उनको निकाल दिया गया। ये रवैया कभी भी कम से कम अमरीकी जमहूरियत का जो एक कल्चर और खासतौर पे जो बर्दाश्त का और टॉलरेंस की जो बात की जाती है, ये तमाम उन वैल्यूज के खिलाफ है। और इस नौयत की बात पहली बार शायद कभी व्हाइट हाउस। अच्छा मंसूर साहब, अभी एक अपडेट आई है और अपडेट ये है कि ईरानी वफ्द पहुंचेगा, ये कंफर्म कर दिया गया है, शाम तक ईरानी वफ्द पहुंच जाएगा। तो अब मुझे बताएं कि ईरानी वफ्द कोई नए मुतालबात लेकर आएगा या थोड़ी लचक का ज़्यादा मुजाहरा किया जाएगा? क्योंकि यूएस की तरफ से तो कोई ऐसा बयानात नहीं आया जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आपको बेहतर होते दिखाई दें। देखिए जी, जहाँ तक तो ईरानी वफ्द की आमद का ताल्लुक है, तो मैंने पहले भी उम्मीद जाहिर की थी कि वो यकीनन आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक कर्रो-फर है अपनी बातों को री-एम्फसाइज करने के लिए, अपनी बातें मनवाने के हवाले से। तो इस वक्त अमेरिका जो फहरिस्त है जो मुतालबात की हतमी, यकीनन वो इस वक्त एक ड्राफ्ट प्रपोजल की सूरत में इन मुज़ाकरात के में ही फाइनलाइज होनी है। तो जब ये मुज़ाकरात आगाज़ होगा दूसरे राउंड का, तो उसी में वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनेगा कि जिसमें दोनों फरीक जो है उनके जो मुतालबात हैं वो, क्योंकि अभी तक मीडिया से बहुत ज़्यादा ये खुफिया रखे गए हैं, और ख़ासतौर पे पहले दौर के भी जो एक्सचेंज ऑफ नोट्स था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सीने से लगा के कार्ड्स को जो है वो खेला गया, ताकि कोई चीज़ ऐसी बाहर ना चली जाए कि जो बाद में उस पर एक डिस्कशन एंड डिबेट शुरू हो जाए और वो फिर दोनों पार्टीज़ के लिए एक ऐसा रद्द-ए-अमल का बायस बन जाए कि जिसके लिए उन्हें अपने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली करनी पड़े। तो मैं समझता हूँ बड़ा केयरफुली इस वक्त इस पूरे बड़े एंगेज्ड प्रोसेस में और बड़े ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ये सारा काम हो रहा है। तो अब यकीनन नए मुतालबात तो जो इस वक्त आपके सामने है उसी को वो ट्विस्ट करते रहते हैं। खासतौर पे यदि ये यूरेनियम अफजूदगी की बात है, ये कितनी मुद्दत के लिए इस पे मॉरेटोरियम लगना है, 10 साल के लिए लगना है, 20 साल के लिए लगना है। फिर इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प साहब को याद आ जाता है कि वो कुछ अफजूदा यूरेनियम दबा भी हुआ है इस्फहान के पहाड़ों में, वो भी हमें उसकी खाक भी चाहिए, उसकी राख भी हमें चाहिए। ये बिल्कुल एक ऐसे जैसे कहेंगे दीवाने की बड़ वाली बातें हैं। अब आप उसको निकालने का काम जो है वो कारे दारद है, वो जिस नौजवान का उसका टेरेन है वहां से उसको निकालने के लिए अगर फोर्सेस को भी भेजेंगे तो वो कोई इतना आसान नहीं है। फिर उसके बाद वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोगों का होना जरूरी है। कल को वहां से ताबकारी खराज हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? जी जी, तो बहुत शुक्रिया जी सर, ये तमाम तो चीजें। बहुत शुक्रिया कौकब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया राइज एंड शाइन को।